हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस टाइम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। वही बात फिर से कि स्टे होम, स्टे सेफ, बी अलर्ट। कल हमने चिंतन के बारे में डिस्कशन किया था। चिंतन के बारे में कल अपन ने बिल्कुल डिटेल में पूरी बातें कर ली। आपने अगर वीडियो देखा ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप जाकर के उसको देख लीजिए आराम से। चिंतन को बिल्कुल डिटेल में पूरे तरीके से मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज हम जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें तर्क या मतलब जो रीजनिंग और कल्पना, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो बनेगा, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चिंतन कल पढ़ लिया, आज अपन पढ़ेंगे तर्क। सबसे पहले बात आती है कि तर्क होता क्या है। तर्क ना बोल दीजिए या तर्क बोल दीजिए, इसको रीजनिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रीजनिंग। देखो रीजनिंग होती क्या है? रीजनिंग वो वाली रीजनिंग नहीं, कौन सी जो अपन मैथ्स रीजनिंग वाला वो वाली पढ़ते हैं, वो नहीं। यहाँ पे रीजनिंग मतलब तर्कना। तर्कना क्या है? तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। एक मिनट है। तर्कना एक प्रकार का कौन सा चिंतन है? वास्तविक चिंतन। कैसा? तर्कना रियल में थिंकिंग होती है। वास्तविक जो चिंतन करते हैं ना, वो व्यक्ति तर्कना के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी इस रीजनिंग के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है कि अपनी जो उसकी कल्पना होती है उसको चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है। क्रमबद्ध कैसे? मतलब सीरियल वाइज, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आगे से आगे स्टेप लेता है, क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क और वितर्क के माध्यम से लास्ट में फाइनल डिसीजन पर पहुंचता है। तो तर्कना पहली बात तो क्या है? एक प्रकार का चिंतन है। वो भी कैसा चिंतन? एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। और कैसे? तार्किक और संगत होते हैं। संगत कैसे? क्रमबद्ध भी हो रहा है, तार्किक भी हो रहा है और संगत भी होता है। ओके। जेम्स ड्रेवर ने एक बात कही थी क्या, कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। यानी जेम्स ड्रेवर ने एक बात कही थी कि तर्कना क्या होता है? तर्क क्या होता है? तर्क चिंतन की एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें निष्कर्ष होता है। यानी लास्ट में क्या होता है? इसमें निष्कर्ष निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, या सामान्य नियमों के माध्यम से किसी भी समस्या के समाधान के ऊपर अपन पहुंच सकते हैं। यानी कोई हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तर्क के माध्यम से। किसने कही ये बात कही? जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। एक तो समस्या समाधान, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके लिए कल आपको बताया था कि चिंतन किस कब शुरू होगा? जब आपके सामने समस्या आएगी। यानी समस्या को हल करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? चिंतन। और चिंतन के साथ साथ किसकी आवश्यकता है? तर्क की भी आवश्यकता होती है। और तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है। किसकी? कल्पना की। तर्क शक्ति का विकास क्रमशः होता है। क्रमशः कैसे? एक के बाद एक। अभी बताया था वो क्रमबद्ध रूप से, देखो क्रमबद्ध बनाता है तथा इसमें व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। तर्क कई सोपान होते हैं, वो सोपान अभी देखेंगे अपन। व्यक्तिक भिन्नता यानी हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। कोई किसी जो भी एक फैक्ट है उस फैक्ट को कोई अलग नजरिए से देखता है, कोई अलग नजरिए से देखता है। यानी तर्क में क्या पाई जाती है? तर्क में हो चाहे चिंतनों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। कैसे? कि हर एक आदमी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक आदमी की बुद्धि अलग अलग होती है, हर एक आदमी का हर कोई भी कंसेप्ट होता है उसके प्रति रेस्पॉन्स उसका अलग अलग होता है। सोचने की क्षमता अलग होती है। कोई उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से देखता है, कोई उसके बारे में नेगेटिव तरीके से देखता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग ओपिनियन देते हैं सब। तो सबकी क्या होती है? चिंतन कैसा? चिंतन और तर्क में क्या पाई जाती है? इनमें व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्लियर? अब देखो कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट देता हूँ। और एक बात क्या, जो तर्क है ना, तर्क आपका समस्या समाधान व्यवहार है। कैसा? समस्या समाधान। यानी तर्क के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? आप समस्या का समाधान कर सकते हो। उसके बाद क्या है? इसमें वो आपको बताया कि क्रमबद्धता होती है, तार्किक ढंग से अपने सोचते हैं। और एक प्रकार कैसे चिंतन है, एक प्रकार का क्रमबद्धता इसमें पाई जाती है। और तर्क का मतलब कल मैंने आपको बताया, तर्क का मतलब क्या होता है? अकेला पक्ष नहीं, उसका पक्ष भी देखेंगे और उसका विपक्ष भी देखेंगे। यानी दोनों देखेंगे, उसका पॉजिटिव साइड भी देखेंगे, उसकी नेगेटिव साइड देखेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों साइड देखेंगे। किसमें? तर्क में। ओके। अब देखते हैं तर्क के सोपान। तो पहले तर्क के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार है। तर्कना के अपन प्रकार की बात करते हैं, जो रीजनिंग होती है उसके 4 प्रकार की होती है। कितने? मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना या फिर रीजनिंग के 4 प्रकार बताए। और ये किस में दिया हुआ है? ये आपकी जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है ना, आरबीएससी की, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आरबीएससी की 11th और 12th की बुक के बेसिस से पढ़ा, ठीक है। तो ये राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया हुआ है कि तर्कना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 निगमनात्मक तर्कना। नंबर 1 कौन सी? निगमनात्मक। इसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव।
डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्कना या डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है निगमनात्मक, देखो पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में पहले हमारे पास नियम होता है, यानी इसका मतलब हमारे पास कुछ पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उसके आधार पर, नियम के आधार पर क्या निकालते हैं लास्ट में निष्कर्ष। कल आपको बताया था। तो वही क्या होती है निगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहते हैं जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी जो तर्कना होती है निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करता है, पहले से व्यक्ति को नियम या फिर कुछ भी तथ्य ज्ञात होते हैं, उन ज्ञात तथ्यों के आधार पर व्यक्ति क्या पहुंचेगा, एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? कुछ भी ज्ञात तथ्य होते हैं व्यक्ति के पास पहले से, उन ज्ञात तथ्यों के आधार पर व्यक्ति किस पर पहुंचेगा, निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इस ढंग से तर्कना मानव और पशु दोनों के ही द्वारा की जाती है। जो मनुष्य होता है उसमें भी तर्कना होती है, और जो पशु होता है उसमें भी तर्कना होती है। पशु भी तर्कना करता है कि वो भी कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे माइंड में। निगमनात्मक तर्कना इसी तरह के न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम से सम्मिलित होते हैं। पशु कैसे करते, देखो सिंपल सा, अभी मैं आपको बताऊंगा पशु कैसे करते हैं। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सभी मनुष्य मरणशील है। ये हमें पता है कि जो भी इस धरती पे है वो सब मरेंगे। ये हमें पहले से ज्ञात है कि जो भी इस धरती पे, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पशु हो, मानव हो, चाहे पशु हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, वो मरणशील है। जो भी इस धरती पे है वो मरेगा, डेफिनेट बात है। तो अब मोहन एक मनुष्य है, मोहन क्या एक मनुष्य है, तो इसका मतलब मोहन, अब हमें नियम पता था कि जो भी आया है वो जाएगा, हमें पता है मोहन क्या एक मनुष्य है, तो इसका मतलब मोहन भी मरणशील है। ये हमने निष्कर्ष निकाला। हमारे पास पहले से तथ्य था, फैक्ट था, और उस फैक्ट के आधार पे हमने क्या निकाल लिया, डिसीजन ले लिया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता है कि जहां आग होती है ना, सॉरी जहां धुआं होता है ना वहां आग होती है। जहां भी धुआं होता है वहां पर क्या होती है, आग होती है। ओके, आग होती है। अब देखते हैं बात नेक्स्ट कि जहां भी धुआं होता है वहां पर क्या होती है, आग होती है। तो कोई भी स्थान, कोई भी एक जगह है, ये मान लो यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे क्या हमें धुआं दिख रहा है। ये हमें बात पता है कि जहां पर धुआं होगा वहां पे 100% आग होगी। तो यहाँ पर इस जगह हमें धुआं दिख रहा है, इसका मतलब इस जगह पर क्या है, आग है। ये हमने क्या निकाला कि हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस था कि जहां पर धुआं होता है वहां पर क्या होती है, आग होती है। इसका मतलब एक कोई जगह है वहां पर धुआं निकल रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहां क्या होगा, आग होगी। जैसे एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये आपको पता है कि आपका रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक पे क्या आती है, ट्रेन आती है। ठीक है, आपको पता है कि ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन आती है, आपको पहले से पता है। आप कहीं से जा रहे हो, वहां पे आपने रेलवे ट्रैक को देखा, इसका मतलब आप क्या निष्कर्ष निकालोगे कि हाँ यहाँ रेलवे ट्रैक है, इसका मतलब इसके ऊपर ट्रेनें आएंगी। पहले से पता था आपको क्या, कि जहां भी रेलवे ट्रैक होता है उसके ऊपर 100% ट्रेन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, कभी न कभी तो आएगी। इसका मतलब आपने कहीं भी, जहां पर भी आपने पटरी देखी, पटरी या रेलवे ट्रैक देखा, ट्रैक देखते आपके दिमाग में आया कि हाँ यहाँ से ट्रेनें गुजरती थी या गुजरी है या गुजरेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो वो आपने निष्कर्ष में। अब बात करते हैं पशुओं में कैसे पाया जाता है। मान लीजिए सिंपल सी बात, पशुओं का एग्जांपल है। पशु क्या करते हैं, जब भी हम खेती बाड़ी कर लेते हैं तो हम तारबंदी करते हैं खेतों के चारों तरफ। और आजकल क्या ये चल रहा है, आजकल जो तारबंदी होती है ना, वो तारबंदी भी स्पेशल तरीके करने लगे। कुछ मतलब साइड में एक, मान लो ये किसी का खेत है, अब इस खेत में ये तो इसका एंट्री डोर है, तो पता हो सकेगा उसको, ये एंट्री डोर है, वो तो अलग उसको पैक रखता है। अब बाकी जगह उसमें आजकल वो आते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिक हल्का शॉक देने वाले, वो वायर इसने लगा दिए इस खेत के चारों तरफ। अब कोई भी पशु मान लो पहली बार यहाँ पे आया, उसको नहीं पता था, ठीक है। अब जैसे इस तार के टच में ऐसे करंट लग गया, ओके वो बात होगी। अब उसके दिमाग में कंसेप्ट बन गया, क्या बन गया, कि जब मतलब ऐसे तार होंगे ना, इन तारों के जब करंट लगता है तो करंट अगली बार क्या उसके पास जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या कर लिया उसने ये नियम इसके दिमाग में फिट हुआ, नियम फिट होने के बाद उसने क्या कर लिया, उसके साथ कर लिया। या फिर जहां पर भी अच्छे तरीके से बिल्कुल पैक करके देते, या जैसे हम खेतों में वो रखते हैं, को ऐसे एक ये बना कर रखते हैं ना, ऐसे एक मतलब आदमी की तरह शक्ल वाला। तो जो भी पशु पक्षी होते हैं उसको देखते हैं कि अभी ये आदमी खड़ा है, तो उनके दिमाग में पहले से है कि आदमी होगा तो मतलब अपने को भगाएगा, तो उसके पास पहले से नहीं जाते। इसलिए बोलते हैं कि पशुओं में भी तर्कना होती है, जिस तरीके से मनुष्य में होती है उसी तरीके से पशुओं में भी तर्कना होती है।
ये होगी आपकी आगमनात्मक निगमनात्मक। अब बात करते हैं आगमनात्मक तर्कना। निगमनात्मक तर्कना में क्या था, आपके पास पहले से नियम थे, नियम के आधार पर आपने क्या बना लिया, आपने नया कंसेप्ट बना लिया, मतलब नियम के आधार पर आपने उसके बारे में लास्ट में निष्कर्ष निकाला। आगमनात्मक तर्कना में अभी जो मैंने पीछे दो एग्जांपल दिए थे, एक तो क्या कि पशुओं को पता होता है कि हर मनुष्य उनको भगाता है, इसलिए वो बीच में वो खेत में एक पुतला खड़ा देखकर उसके भी भाग जाते हैं। उससे पहले जो मैंने तार वाला था, वो पहले क्या करेंगे, पहले उसके टच होंगे, उनको पता चलेगा हमें ऐसा होगा, फिर वो उसका नियम बनाएंगे, क्या ऐसे तार के पास गए तो हमें शौक लगेगा। आगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना वैसी तर्कना को कहते हैं जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी तरफ से कुछ तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। वही बात कल मैंने पढ़ाया था ना आपको, एक आगमनात्मक चिंतन, एक निगमनात्मक, इंडक्टिव डिडक्टिव, कल आपको पढ़ाया था थिंकिंग। उसमें क्या था कि निगमनात्मक में क्या था कि पहले हमें सिर्फ पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लें। लेकिन आगमनात्मक में पूर्व ज्ञान अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ नए तथ्य, जब तक नए तथ्य नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उसके बारे में आगमनात्मक चिंतन नहीं कर सकते। आगमनात्मक बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव इंडक्टिव आगमनात्मक चिंतन क्या होता है कि इसके माध्यम आगमनात्मक तर्कना यानी अपनी तरफ से व्यक्ति कुछ न कुछ नए कंसेप्ट, नए कुछ फैक्ट, नए कुछ तथ्य उसमें जोड़ेगा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकालेगा वो कौन सा होता है, आगमनात्मक तर्कना होती है। जब तक व्यक्ति इन तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता तो नए तथ्य का सर्जन नहीं करता, समस्या का समाधान नहीं हो पाता। यानी जब तक व्यक्ति अपनी तरफ से उसमें कुछ नए तथ्य नहीं जोड़ेगा तब तक उसके समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ओके, अब रुक ने क्या कहा इसके बारे में, कौन, जिमार्डो रुक, जिन्होंने चिंतन के बारे में कुछ कहा था। रुक बोलते हैं कि आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकते। वही बात क्या कि इसमें जब तक व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी तरफ से तथ्य ऐड नहीं करेगा तब तक उसके लास्ट में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। तो जब तक इसमें होता है, जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगा। निगमनात्मक तो आपके पास पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान से आप निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे, लेकिन आगमनात्मक में जब तक आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से तथ्य नहीं जोड़ोगे तब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचोगे। ओके, अब आगमनात्मक आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो आपको एक बात पता है कि कोई भी जो बेरोजगार होता है ना, कोई भी बेरोजगार होता है वो बेरोजगार कभी बीमा नहीं करवाता। जो भी बेरोजगार होता है काय का बीमा करवाएगा बेचारा बेरोजगार। आपको एक फैक्ट पता है कि कोई भी बेरोजगार बीमा नहीं करवाता। ओके, और दूसरा फैक्ट आपको क्या पता है कि राजनेता बीमा करवाते हैं, बेरोजगार तो बीमा नहीं करवाता है, राजनेता बीमा करवाते हैं। तो अब आपके पास ये दो फैक्ट थे, ये और ये, तो आपको फाइनल में क्या पता चला कि रिजल्ट निकाला आपने क्या कि इसका मतलब ये दो आपके पास अलग अलग तथ्य थे, इनसे आप नए तथ्य का अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहे हो क्या कि कोई भी जो राजनेता होता है वो बेरोजगार नहीं होता है। और बेसी बात निकल गया कुछ अपने इसने कुछ फैक्ट दिए, उस फैक्ट के आधार पे आपने अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल लिया। ओके, तो निगमनात्मक तर्कना क्या थी कि आपके पास जो भी पूर्व ज्ञान है, जो भी ज्ञात तथ्य हैं, उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालते हो, निगमनात्मक तर्कना। और आगमनात्मक तर्कना में आप अपनी तरफ से कोई कंसेप्ट ऐड करते हो तो वो कौन सी होगी, आगमनात्मक तर्कना। गॉट द पॉइंट। उसके बाद अगली बात आती है नंबर 3, आलोचनात्मक तर्कना। कौन सा तर्कना, आलोचनात्मक। आलोचनात्मक क्या होती है देखो, आलोचनात्मक तर्कना में किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय उपाय के गुण और दोष की परख कर लेता है। ये कल आपको जो कल वाले जो बताए हुए ना, आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन, वही है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव थिंकिंग, सॉरी इवैल्यूएटिव रीजनिंग। तो आगमनात्मक में कुछ नए तथ्य ऐड करे थे, निगमनात्मक जो पूर्व ज्ञान था उससे, आलोचनात्मक के किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में उसके गुण भी देखते हैं और उसके दोष भी देखते हैं, उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है आलोचनात्मक तर्कना।
वह प्रत्येक विचार की प्रभावशीलता को ठीक ढंग से जांच करके एक अंतिम निर्णय पहुंचता है कि कोई भी फैक्ट आपको मिला उसके फैक्ट के उसी आधार पर मत चलो, आप उसके पॉजिटिव साइड देखो, आप उसकी नेगेटिव साइड देखो, दोनों पक्ष उसके गुण और दोष दोनों देख करके फिर आप निष्कर्ष निकालो। दूसरों के द्वारा किसी तथ्य या विचार को दिए जाने से वह हूबहू स्वीकार नहीं करता, उसके गुण दोष की परख के बाद ही वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। ये बात मैं आपको कल का था 3 प्रकार के चिंतन, उनमें आपको अभिसारी, अपसारी और जो आलोचनात्मक उसमें बता चुका था, वही तीनों हैं, बस वहां पर चिंतन नाम था उसका, यहाँ पे तर्कना, आगमनात्मक, निगमनात्मक और आलोचनात्मक। लेकिन तर्कना के चिंतन तो 3 प्रकार का था और तर्कना 4 प्रकार की। अब चौथी कौन सी बचती है? चौथी तर्कना बचती है सादृश्यवाची। कैसी तर्कना? सादृश्यवाची तर्कना। इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतन किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। किसके आधार पर? उपमा या फिर समानता, उपमा के आधार पर या समानता, सिमिलैरिटी के आधार पर, उपमा के आधार पर या सिमिलैरिटी के आधार पर डिसीजन पे पहुंचता है। सादृश्यवाची को बोलते हैं एनालॉजिकल रीजनिंग। जैसे माना कि शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी। अब रानी लक्ष्मीबाई, दोनों में क्या ढूंढते हैं? समानता, और समानता के आधार पर अब ये जो बालक उत्तर देगा वो किस पर निष्कर्ष पर पहुंचेगा। इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से राणा प्रताप ने सम्राट अकबर से हार नहीं मानी थी और अपने मन के खिलाफ समझा था। वही बात कि अब रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप के दोनों में सिमिलरिटी पूछी, उन्होंने क्या पूछा कि जिस प्रकार से अकबर के खिलाफ अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और महाराणा प्रताप ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ जिंदगी भर तक लड़ती रही लेकिन कभी भी अपनी हार नहीं मानी। इसलिए दोनों में क्या मानी? सिमिलरिटी। ओके, तो दोनों में आ गई। सादृश्यवाची क्या होती है? दोनों में समानता के आधार पर। सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। इस तरह के तर्कना क्या कहते हैं? सादृश्यवाची तर्कना कहते हैं। जैसे अब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तरह पूछ रहे हैं कि भगत सिंह जैसे सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी थे, कि जिस तरीके से भगत सिंह क्या थे, अपने देश के लिए शहीद हो गए थे, वैसे सुभाष चंद्र बोस भी एक क्रांतिकारी थे, वो भी अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। तो वही क्या होती है? आलोचना, सादृश्यवाची चिंतन, यानी एक के समान दूसरे, एक के जो क्वालिटी मिल रही है वही दूसरे तरह की क्वालिटी मिल रही है। गॉट द पॉइंट? तो तर्कना 4 प्रकार की, आगमनात्मक, निगमनात्मक, आलोचनात्मक और सादृश्यवाची तर्कना। अब बात आती है कुछ कि तर्कना के महत्वपूर्ण सोपान क्या क्या। तर्कना के सोपान हमने तो बीच में छोड़े थे, अब देखो तर्कना के सोपान की बात देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे समस्या की पहचान। सोपान नहीं, देखो क्रम वाइज ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है। तर्कना के सोपान कौन कौन? सबसे पहले समस्या की पहचान की जाएगी, पहचान करने के बाद उसके बाद होगा डाटा कलेक्शन, यानी आंकड़ों का संग्रहण। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाएगी, समस्या की पहचान करने के बाद डाटा कलेक्शन किया जाएगा, आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा, उसके बाद पहुंचा जाएगा, उसके बाद क्या लगाया जाएगा? अनुमान लगाया जाएगा। उसके बाद किस पे? अनुमान पर पहुंचना है, अनुमान लगाना। फिर अनुमान के अनुसार, इसके अनुसार क्या करना? प्रयोग करना, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, और लास्ट में किस पर पहुंचना? डिसीजन या फिर निष्कर्ष पर पहुंचना। 5 स्टेप है, टॉप टू बॉटम में चलेंगे कंटिन्यू। देखो ध्यान से, पहला कौन सा? सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे कि हमारे सामने समस्या कौन सी आ रही है, उस समस्या क्या कर लेंगे हमने? पहचान। समस्या पहचान कर ली, अब उस समस्या से रिलेटेड डाटा का कलेक्शन करो, आंकड़ों का संग्रहण करो, जो भी हमारे सामने समस्या है उस समस्या से संबंधित जितने भी डाटा हैं, जितने भी आंकड़े हैं उनका संग्रहण करो। उसके बाद अनुमान लगाते हैं, अनुमान पर पहुंचते हैं, अनुमान लगाते हैं। अनुमान के अनुसार हम क्या करते हैं? अनुमान के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद हम लास्ट में क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। प्रयोग के आधार पर हम लास्ट में क्या लेते हैं? डिसीजन। सबसे पहले समस्या की इंपॉर्टेंट है, देखो पूरी स्टेप ये कंटिन्यू ऐसे पूछेंगे, निम्न में से कौन सा क्रम है इनका? सबसे पहले समस्या की पहचान, फिर डाटा कलेक्शन, फिर अनुमान, फिर प्रयोग, फिर डिसीजन। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी तर्कना की 5 सोपान है और ये कंटिन्यू है। कोई संख्या इनकी नहीं होती, लेकिन
याद रखो इनको। कैसे? सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद आंकड़ों का संलयन करेंगे, उसके बाद अनुमान पर पहुंचेंगे, अनुमान के बाद उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्कना में निर्णय लेने में क्षमता प्रदान करती है। निर्णय लेने में हम ज्ञान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष लेते हैं। निगमनात्मक और आगमनात्मक जो तर्कना है, यानी जो हमारे पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर भी हम ले सकते हैं, वो तो निगमनात्मक, और कुछ पूर्व ज्ञान में कुछ नए फैक्ट डाल करके हमको जो भी डिसीजन लेते हैं वो आगमनात्मक। निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं, घटनाओं और वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। इसके माध्यम से देखो, जो भी हम पूर्व ज्ञान था उसके माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हो सकता है कोई घटना हो, उसके माध्यम से पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नए तथ्य डाल करके उसके बारे में रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम किसी को इवेलुएट कर सकते हैं, उसके बारे में मूल्यांकन ले सकते हैं। वो क्या होता है? तर्कना के माध्यम से। कभी कभी निर्णय स्वचालित होते हैं, कैसे कि ऑटोमेटिक भी निर्णय निकल जाते हैं। क्या ऐसा है? तो बस ऐसा हो गया। जिस तरीके से अभी मान लो जहाँ पर आग है वहाँ धुआं होता है, तो यहाँ पे आग लगी हुई, इसका मतलब यहाँ धुआं भी होगा। कोई बात, उल्टा बोलो सीधा बोलो कैसे बोलो। इसके लिए व्यक्ति की तरफ से किसी चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जरूरी नहीं, कई ऐसे हमारे आदत में पड़ जाती कोई चीजें, और हमें कोई नहीं पूछे, अब आज आपको पूछेगी 2+2, आप फटाक से जवाब दे 4। क्या आपको दिमाग पे जोर डालने जो थोड़ी लगनी, लेकिन जब आपने शुरुआत में क्या इस चीज को पढ़ा तब आपको जोर देना पड़ा। बिल्कुल 2+2 जोड़ के हम थक गए थे। लेकिन आज पूछे आपको कोई ABCD, बाद में क्या आएगा E, लेकिन शुरुआत में ए पता नहीं कहाँ जाता, B कहाँ जाता, तो क्या हो गई एक तरीके से अब आदत बन गई। ये आदत वश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लाल बत्ती देखने पर ब्रेक लगाना। जब आप पहली बार रेड लाइट पे गए थे तो आपको किसी ने बताया था कि ये रेड लाइट है, यहाँ पे रुकना होता है, बताया था। तो अब आपकी आदत बन गई, जैसे आप रेड लाइट देखोगे आप ब्रेक लगा दोगे, जैसे ही आपने रेड लाइट देखी ब्रेक लगा दोगे। किंतु उपन्यास या साहित्य पुस्तक के मूल्यांकन में आके पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव की संदर्भ की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी आपके पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव ही महत्वपूर्ण होता है, और पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव के आधार पर आप नए तथ्यों को भी ऐड कर सकते हो। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान देना। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सबके आज सारा कंफ्यूजन दूर है। यदि आपको डाउट है तो आप राजस्थान बोर्ड की क्लास 11th और 12th दोनों, 11th में या 12th में, जिसमें ये टॉपिक तर्कना, जो चिंतन कल्पना और तर्क, चिंतन और तर्कना ऐसे कोई टॉपिक है, उसमें जा करके देख लीजिए। एज इट इज ये लाइन लिखी है कि ये, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या, कि पियाजे एक तरफ लेते हैं पियाजे को और एक तरफ लेते हैं वाइगोत्स्की को। पियाजे ने क्या कहा था कि पहले चिंतन फिर भाषा, चिंतन के बाद भाषा आती है, कंफ्यूजन दूर करना है। और वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा, भाषा के बाद चिंतन आता है। वाइगोत्स्की ने हर जगह पे पहले भाषा को महत्वपूर्ण माना था। वाइगोत्स्की ने पहले भाषा को महत्वपूर्ण माना था, जबकि पियाजे ने भाषा को सेकेंडरी माना है। वाइगोत्स्की ने पहली प्रायोरिटी ही भाषा को दी है, लेकिन पियाजे ने भाषा को पहली प्रायोरिटी ना देकर के सेकंड प्रायोरिटी दी। ओके, यही बात इसमें लिखी है। देखो, पियाजे का मत था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है, तथापि शब्दों की समझ के लिए इसके पीछे छिपे संप्रत्यों की जानकारी चिंतन आवश्यक है। अतः भाषा की समझ के लिए चिंतन आधारभूत और आवश्यक होता है। यानी आपको भाषा समझनी है तो पियाजे के अनुसार आप पहले क्या करो, आपको पहले चिंतन की आवश्यकता होगी। तो पियाजे क्या बोलते हैं कि भाषा के लिए पहले चिंतन की आवश्यकता होती है, जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि चिंतन बाद में आता है, पहले भाषा आती है। तो ये इसको स्टार मार्क लेके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसको सेव कर लेना। क्या करना है, इसको सेव कर लेना, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट अगली एंड फाइनल बात आती है अपनी कल्पना। तर्कना अपनी कंप्लीट होगी। अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है कल्पना। कल्पना को अपन 2 मिनट में कर लेते हैं। कल्पना होती क्या, इमेजिनेशन। जो हम चीज इमेजिन करते हैं, किसी को सोचते हैं कल्पना के बारे में, वही क्या होती है कल्पना। जिस प्रकार से हमने पहले चिंतन पढ़ा, तर्कना पढ़ी, उसी प्रकार से कल्पना भी एक प्रकार का चिंतन ही है। एक प्रकार क्या है, चिंतन ही है, इमेजिनेशन। देखो, जो हम बोले थे ना स्वली चिंतन, वही एक प्रकार का ये है। सबसे पहले कल्पना के बारे में वुडवर्थ महोदय ने बात की। किसने? वुडवर्थ ने। पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, वुडवर्थ ने एक बात कही है, मैं बोल देता हूँ, बस ध्यान दे। वुडवर्थ बोलते हैं कि कल्पना क्या है, कल्पना एक मानसिक प्रहस्त है। क्या है? कल्पना एक मानसिक प्रशस्त है, जहाँ व्यक्ति वास्तव में देखे गए, जो भी रियल में जो देखता है, रियल में देखे गए तथ्य, उनको स्मरण करता है, तथ्यों का स्मरण करता है, और उसके बाद उन्हें नए नमूनों में सजाता है। किसमें सजाता है?
नए नमूनों में सजाता है या पुनः व्यवस्थित करता है, या उन्हें क्या करता है, पुनः व्यवस्थित करता है। ये बात किसने बोली है, ये बात बोली आपके वुडवर्थ ने। वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि कल्पना मानसिक प्रयास है जहां व्यक्ति पहले वास्तव में देखे हुए तथ्य का स्मरण करता है, उसके बाद उन्हें नए नमूनों में सजाता है या पुनः व्यवस्थित करता है। ठीक है, अब देखते हैं चिंतन और कल्पना में डिफरेंस क्या है। चिंतन और कल्पना, चिंतन और कल्पना में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है अब आपके सामने आ जाएगा। एक तरफ लेते हैं चिंतन, एक तरफ लेते हैं कल्पना। इधर लेता हूं मैं चिंतन, इधर लेता हूं मैं कल्पना। ध्यान से देखना, चिंतन के माध्यम से समस्या का क्या होता है, समाधान होता है चिंतन में। लेकिन कल्पना के माध्यम, जो स्वैली चिंतन था ना, वही एक तरीके से कल्पना है। चिंतन के माध्यम से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन कल्पना के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं कर सकते। चिंतन कैसा होता है, चिंतन क्रमबद्ध होता है, चिंतन क्रमबद्ध होता है, लेकिन कल्पना क्रमबद्ध नहीं होती है। चिंतन में तर्क पाया जाता है, लेकिन कल्पना में कोई तर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब समस्या का समाधान नहीं करना तो काय का तर्क देना। चिंतन गोल डायरेक्टेड होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है, जबकि कल्पना का कोई भी लक्ष्य केंद्रित नहीं होता है। चिंतन वास्तविक भी हो सकता है और कल्पनात्मक भी हो सकता है। चिंतन वास्तविक भी हो सकता है और कल्पनात्मक भी हो सकता है, लेकिन कल्पना जो है ये वास्तविक कभी भी नहीं होती है। कल्पना कल्पना ही होती है, वास्तविक कभी भी नहीं होती है। ये क्या थे, मुख्य अंतर थे। चिंतन के माध्यम से समस्या समाधान हो सकता है, कल्पना से नहीं हो सकता। चिंतन क्रमबद्ध होता है, कल्पना क्रमबद्ध नहीं होती है। चिंतन में तर्क होता है, कल्पना में तर्क नहीं होता है। चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है, कल्पना लक्ष्य केंद्रित नहीं होती है। चिंतन वास्तविक और काल्पनिक होता है, दोनों तरीके का होता है, लेकिन कल्पना केवल कल्पना होती है, वास्तविक नहीं होती है। ओके, और कल्पना के माध्यम से, ध्यान देना, कल्पना के माध्यम से व्यक्ति क्या प्राप्त कर रहा है, व्यक्ति मानसिक संतोष प्राप्त करता है। यानी जो हमने किसके बारे में पढ़ा, जो हमने स्वैली चिंतन पढ़ा था ना, वही एक तरीके से कल्पना को मान सकते हैं। ओके, तो क्या है, कल्पना एक प्रकार से मानसिक संतोष है और असंगत विचार है। कैसा विचार है, असंगत की कोई भी, मतलब ऐसे कोई फिक्स क्रम या कुछ ऐसे नहीं होता है, असंगत विचार है। कल्पना किसी भी चीज के बारे में कल्पना कर सकते हैं, कल्पना बन करके मैं आज प्रधानमंत्री बन जाऊँ, कल्पना करके, इनके हकीकत में ऐसा हुआ है। तो जिस तरीके से हम स्वैली चिंतन, एक तरीके से जो ऑटिस्टिक थिंकिंग कर रहे थे, स्वैली चिंतन कर रहे थे ना, वही एक प्रकार से कल्पना होती है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कल्पना के प्रकार। मैकडूगल, मैकडूगल ने कल्पना के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार। मैकडूगल ने कल्पना के 2 प्रकार बताए हैं। दोनों प्रकार में नंबर 1 कौन सा है, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। नंबर 1 कौन सा, रिप्रोडक्टिव, जिसको बोलते हैं पुनरुत्पादनात्मक, रिप्रोडक्टिव। नंबर 2 प्रोडक्टिव, नंबर 2 कौन सा, प्रोडक्टिव। एक नंबर रिप्रोडक्टिव और नंबर 2 कौन सा, प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव क्या होती है, ध्यान से देखो, रिप्रोडक्टिव कल्पना यानी जो भी हमारी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं निर्गुणात्मक है ना, उसी तरीके का, कि जो हमारी बीती हुई अनुभूतियां हैं, जो हमारा पास्ट जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा पास्ट जो बीत चुका, बीती हुई अनुभूतियों को सामने लाना, जो हम पूर्व अनुभूतियों के माध्यम से जो भी हम उनको सामने लेके आए, जो पीछे हमारा पास्ट जा चुका है, उसकी बातें याद करते हैं। मान लो मैं बचपन में ये किया करता था, आज से 10 साल पहले मैं ये था, आज मैं ये, मतलब कल मैं ये किया करूँ। तो जो पास्ट में जो हमारा हो चुका, जो बीती हुई अनुभूतियां जो है ना, उनको हम यदि हमारे सामने लेकर आते हैं, कि मान लो आज आपकी उम्र 20 साल है, तो आज आप सोच रहे हो यार 5 साल पहले मैं ये था, 4 साल पहले मैं ये करता था, 6 साल पहले मैं ऐसा था। तो आप क्या करें, अपने पीछे के जीवन के बारे में, बीती हुई अनुभूतियां, जो पास्ट आपका गुजर चुका है, उसके बारे में आप सोच रहे हो। तो आप कौन सी, आप रिप्रोडक्टिव थिंकिंग इमेजिनेशन कर रहे हो, कौन सी, पुनरुत्पादनात्मक कल्पना कर रहे हो। लेकिन वही बात आती है कि आप प्रोडक्टिव कैसे करोगे, प्रोडक्टिव कैसे करोगे, कि जो पास्ट जो आपकी अनुभूति है ना, उनको अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सको, ताकि आप नई अनुभूतियों का निर्माण कर सको। कि आपने मान लो पीछे पास्ट में कोई ऐसी मिस्टेक की थी, उसको आप एनालिसिस करो, क्या यार मेरी ये गलती इस वजह से हुई थी,
तो आप उसको सुधारो और उसको सुधार के आप फ्यूचर में काम में ले लो। मान लो पास्ट में आपने ऐसी गलती की थी जिससे, या ऐसा कोई काम किया था, हो सकता है वो अच्छा हो या हो सकता है बुरा हो, उसी में आपको सुधार करो और सुधार कर करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आज से 5 साल पहले आपने किसी को ऐसे अनजान व्यक्ति को पैसे दे दिए, उसने आपको वापस नहीं लौटाए। अगली बार आपने वो चीज गई, आप उसी जो आपका पास्ट जा चुका है उसके आधार पे आपने डिसीजन लिया कि हाँ ऐसे मैंने किया था, अगर मैं दोबारा ऐसा करूंगा तो मेरे पैसे वापस डूबेंगे। अगली बार आप देने से पहले पूरा विचार करके, सोच समझ कर, अच्छी तरीके से परख करके दोगे। तो वो कौन सा होगा आपका प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव जो आपका पास्ट है, बस पास्ट को आप दिमाग में ले, लेकिन प्रोडक्टिव में जो आपकी जो उत्पादनात्मक है, प्रोडक्टिव है, उसमें आप क्या करोगे, पास्ट से कुछ नई अनुभूतियों का निर्माण करोगे। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्टिव है ना, ये प्रोडक्टिव भी 2 प्रकार की होती है। जो उत्पादनात्मक है ना, प्रोडक्टिव भी 2 प्रकार की होती है। एक नंबर कौन सी, रचनात्मक। एक नंबर होती है रचनात्मक, दूसरी है सृजनात्मक। एक होती है रचनात्मक और दूसरी होती है सृजनात्मक। रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव, और ये होती है क्रिएटिव। रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव और सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव। रचनात्मक मतलब क्या, रचना करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी भौतिक वस्तु, किसका, जो भी भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हो। भौतिक वस्तुओं बोले तो मूर्त चीजें, भौतिक वस्तुओं का निर्माण या फिर मूर्त रूप में उनका निर्माण संभव, मूर्त रूप बना देना, वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव बोल दो, रचनात्मक बोल दो। जैसे जो इंजीनियर करते हैं ना, इंजीनियर क्या काम करते हैं, इंजीनियर किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं। कि मान लो इंजीनियर अलग अलग नक्शे देके आते हैं, उनको पहले से उनके दिमाग में बहुत सारे होते हैं, और फिर उसमें कुछ नए कंसेप्ट जोड़ करके एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर देते हैं। उन्होंने किस तरीके से निर्माण किया, रचना की, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया, तो वो रचनात्मक। लेकिन क्रिएटिव तरीके से, कैसे, क्रिएटिव तरीके से, ये तो क्या था, रचनात्मक तो भौतिक तरीके से कर रहा था, लेकिन सृजनात्मक में अभौतिक तरीके से, कैसे, अभौतिक तरीके से निर्माण करेगा। ओके, तो रचनात्मक क्या था, कंस्ट्रक्टिव, उसमें आप निर्माण कर रहे हो, किसी भौतिक वस्तु का निर्माण कर रहे हो। लेकिन सृजनात्मक में आपकी अभौतिक वस्तु, अभौतिक तरीके से, अभौतिक जैसे कैसे, इसमें आपने बिल्डिंग बनाई, इंजीनियर होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो कुछ भौतिक रूप दिया। लेकिन सृजनात्मक जैसे आप कोई कहानी लिखते हो, आपने कोई कहानी लिखी, आपने कोई कविता लिखी, कहानी या कविता लिखना, ये क्या है, आपकी सृजनात्मक, आपकी क्रिएटिविटी है। तो मैकडूगल के अनुसार कितनी कल्पना प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो रिप्रोडक्टिव और दूसरी प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपके पूर्व अनुभव होते हैं, उनको आप एज इट इज काम में लेते हो, वो रिप्रोडक्टिव होता है, उनको आप दिमाग में ले आते हो। लेकिन प्रोडक्टिव के माध्यम से आप पास्ट एक्सपीरियंस को, जो अपने पूर्व अनुभव होते हैं, उनमें कुछ नया बदलाव करके नई तरीके निकालते हो। प्रोडक्टिव 2 प्रकार की होती है, एक तो कंस्ट्रक्टिव और एक क्रिएटिव। कंस्ट्रक्टिव में आप भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हो, जबकि क्रिएटिव में आप अभौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हो। ये तो किसके अनुसार थी, ये थी मैकडूगल के अनुसार। अब बात किसकी करते हैं, अब आती है अपने, हाँ, अब आता है अपने ड्रेवर के अनुसार। सिर्फ ड्रेवर के हमें प्रकार जाना है, इसमें बस इतना जाना है प्रकार। ड्रेवर ने भी 2 प्रकार की बताई है, वही, एक तो रिप्रोडक्टिव, एक प्रोडक्टिव। शुरुआत में वही 2 प्रकार की बताई है, एक तो रिप्रोडक्टिव, एक प्रोडक्टिव। बस रिप्रोडक्टिव तो उन्होंने ऐसे छोड़ दी। प्रोडक्टिव को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक तो ग्राही और एक सृजनात्मक। किसने, जेम्स ड्रेवर ने 2 भाग बताए, एक तो रिप्रोडक्टिव यानी पुनरुत्पादनात्मक, और दूसरी उत्पादनात्मक। पुनरुत्पादनात्मक जो वैसे की वैसे, जो नाम से हमारे नाम, उनकी ऊपर वाली सेम की सेम लैंग्वेज है। पुनरुत्पादनात्मक आपको पहले बताई हुई, वही उत्पादनात्मक। इसको फिर 2 भागों में बांटा, एक तो ग्राही यानी दूसरे से हम जब ग्रहण करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से हम जो चीजें ग्रहण करते हैं, वो क्या होती है, ग्राही। हमने दूसरे का एक्सपीरियंस देखे कि यार उसने ऐसा किया तो उसके साथ ये हुआ था, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपने दूसरे से ग्रहण कर लिया, तो ग्राही। और दूसरी सृजनात्मक। सृजनात्मक को फिर इन्होंने 2 भागों में बांटा, सृजनात्मक को फिर 2 भागों में बांटा, एक तो परिणामवादी, और एक सौंदर्यवादी। ध्यान देना इस चीज को। जेम्स ड्रेवर ने पहले कल्पना को 2 भागों में बांटा, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। फिर प्रोडक्टिव जो थी ना, उसके 2 भाग दोबारा कर दिए, एक तो ग्राही और एक सृजनात्मक। पहले तो ऊपर लिखो कल्पना, देखो मैं बताता हूँ, ऊपर लिखो कल्पना, कल्पना को 2 भागों में, एक रिप्रोडक्टिव, एक प्रोडक्टिव।
फिर इसके दो भाग, एक ग्राही एक सृजनात्मक। फिर इस सृजनात्मक के दो भाग कौन कौन से, एक परिणामवादी एक सौंदर्यवादी, परिणामवादी और सौंदर्यवादी। अब इस परिणामवादी के भी दो भाग कौन कौन सी, एक तो सैद्धांतिक, सैद्धांतिक जो नियम और सिद्धांतों के आधार पर चलती है, सैद्धांतिक। बस नाम ध्यान में रखने कैसे कैसे बांटा, इतने पूछेगा ड्रेवर ने कितने भाग दिए, वही दो भाग ड्रेवर ने दिए और वही दो भाग किसने दिए, मैकडूगल ने। एक सैद्धांतिक और दूसरी व्यवहारिक। सैद्धांतिक जो नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलती है, व्यवहारिक जो व्यवहार के आधार पर चलती है। सैद्धांतिक इसके नियमों और सिद्धांतों के आधार पे और व्यवहारिक किसके आधार पे, व्यवहार के आधार पे। ऐसे ही सौंदर्यवादी भी दो प्रकार की होती है, सौंदर्यवादी भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो कलात्मक, सौंदर्यवादी भी दो प्रकार की, एक कलात्मक, कलात्मक जो कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट होते हैं ना कलाकार आर्टिस्ट, वो कलात्मक। और दूसरी अनोखी कल्पना, अनोखी कल्पना में क्या होता है, कोई भी ऊट पटांग कल्पना करता है, पता नहीं कुछ सोच रहे हैं कि खास मैं उड़ने लग जाऊं, अनोखी कल्पना ये है। उड़ सकता है क्या आदमी, नहीं उड़ सकता, अब कह देगा उड़ सकता है, कैसे हेलीकॉप्टर में बैठ उड़ गया, हेलीकॉप्टर उड़ रहा आदमी नहीं उड़ रहा। तो सौंदर्यवादी एक तो कलात्मक होती है और एक अनोखी कल्पना होती है। कैसे बांटा जेम्स ब्रेवर ने, सबसे पहले उन्होंने कल्पना को दो भागों में बांटा, रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब आपको पहले बताया हुआ है, प्रोडक्टिव आपको पहले बता दिया। फिर दो प्रकार की, एक तो ग्राह्य और एक सृजनात्मक। ग्राह्य मतलब हमने दूसरों से अडॉप्ट की, दूसरों से ग्रहण की। फिर सृजनात्मक, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव पहले बताया। फिर इसको दो भागों में बांटा, एक तो कौन सी, एक तो बांटी आपको परिणामवादी जो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं अपन, और एक बांटी सौंदर्यवादी यानी कल्पनात्मक रूप से, कल्पना ये सौंदर्यवादी होती है कल्पना। नेक्स्ट, अब इस परिणामवादी को दो भागों, एक तो सिद्धांतों और नियमों से परिणाम निकले और एक व्यवहार से परिणाम निकले इसको। और वैसे ही सौंदर्यवादी को एक तो कला के माध्यम से और एक अनोखी कल्पना के माध्यम से बांट दिया। ओके, यानी ये बांटा जेम्स ड्रेवर ने और वो बांटा किसने, मैकडूगल ने। और लास्ट एंड फाइनल बात क्या है कि कल्पना की इंपॉर्टेंस क्या है, कल्पना किस किस काम में आती है। देखो कल्पना का महत्व क्या है, क्या कल्पना के माध्यम से व्यक्ति समायोजन कर सकता है, बिल्कुल। तो समायोजन में सहायक होती है कल्पना, कल्पना किस में सहायक, समायोजन में सहायक। क्या कल्पना के माध्यम से व्यक्ति स्मृति और या फिर ज्ञान का अर्जन कर सकता है, बिल्कुल। तो कल्पना स्मृति और ज्ञानार्जन में सहायक होती है। नंबर 1 कल्पना समायोजन में सहायक होती है। नंबर 2 कल्पना स्मृति और ज्ञानार्जन में सहायक होती है। नंबर 3 क्या कल्पना के माध्यम से स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, कल्पना जरूरी है। कैसे कि आप जब तक सोचोगे कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ, तब तक हो सकता है आप जैसे हम सोचते हैं डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं आधे रूप से स्वस्थ कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम डॉक्टर के पास आ गए, मतलब हमारी पॉजिटिविटी बन जाती है उसी से। तो वही समायोजन और वही अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। क्या आप कल्पना के माध्यम से सामाजिकता की भावना आप में विकसित हो सकती है, बिल्कुल। कैसे कि आपने कल्पना की यार मैं समाज के साथ इस तरीके से रहूंगा तो समाज ऐसा व्यवहार करेगा, अगर मैं इस तरीके से रहूंगा तो ऐसा व्यवहार। तो आप में किसकी भावना आई, कल्पना के माध्यम से आप में सामाजिकता की भावना आई। कल्पना के माध्यम से आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकते हो। सेटिस्फेक्शन कैसे, आत्मसंतोष या आत्मसंतुष्टि, खुद की सेटिस्फेक्शन कैसे कि आपने मान लो सोचा कि यार मेरे पास 10 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है, आपने कल्पना की हाँ मेरे पास आ गए, तो एक तरीके से आपको आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी। कल्पना के माध्यम से आप नवीन सृजन कर सकते हो, क्या करते हो, नवीन सृजन कर सकते हो, नई नई चीजों का निर्माण करते हो। अगर मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो आप कल्पनाओं के माध्यम से नई नई चीजों का सृजन कर सकते हो। कल्पनाओं के माध्यम से आप प्लानिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो, कल्पनाओं नई योजनाओं का निर्माण कर सकते हो। और कल्पनाओं के माध्यम से आप सौंदर्य बोध का भी निर्माण कर सकते हो, किसका, सौंदर्य बोध का। तो कल्पनाओं के माध्यम से क्या कर सकते हो, आप समायोजन कर सकते हो, स्मृति और ज्ञान में सहायक होती हैं, अच्छे स्वास्थ्य में सहायक होती हैं, सामाजिकता के निर्माण में सहायक होती हैं, आत्मसंतोष की प्राप्ति करती हैं, नवीन सृजन कर सकते हो, योजना का निर्माण कर सकते हो और सौंदर्य बोध का विकास कर सकते हो। ये किसके माध्यम से कर सकते हो आप, ये सब कुछ कर सकते हो कल्पना के माध्यम से। तो ये आपका कल्पना और तर्क टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट होता है। यानी कल आपका चिंतन हो गया, आज आपकी कल्पना और तर्कना हो गई। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन है वो फटाफट देख लीजिए इस पूरे टॉपिक से। नंबर 1 क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता, कि इनमें से चिंतन में हमेशा सम्मिलित कौन सा नहीं होता, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक, कौन इसमें से सम्मिलित नहीं होता। क्या संप्रत्यय चिंतन में सम्मिलित होता है, बिल्कुल होता है, कंसेप्ट।
क्या प्रतीक होता है? बिल्कुल होता है। क्या प्रतिमा होती है? होता है। लेकिन भाषा चिंतन में सम्मिलित होना हमेशा आवश्यक नहीं है। कैसे? जीन पियाजे ने क्या कहा है कि आप बिना भाषा के भी चिंतन कर सकते हो। जीन पियाजे ने कहा पहले चिंतन आता है, भाषा बाद में आती है। तो जीन पियाजे के अनुसार आप पहले इसका आंसर ये कर सकते हो कि चिंतन में भाषा हमेशा जरूरी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। स्वैली चिंतन के माध्यम से किसकी अभिव्यक्ति होती है? अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार और इच्छाओं की, और वास्तविक स्थिति की। स्वैली चिंतन ऑटिस्टिक थिंकिंग के माध्यम से किसकी अभिव्यक्ति होती है? अभिप्रेरणा, भाषा, काल्पनिक विचार और इच्छा, और वास्तविक स्थिति। तो स्वैली चिंतन के माध्यम से ना ही तो अभिप्रेरणा की होती है, ना ही भाषा की होती है, ना ही वास्तविक स्थिति। केवल हम कल्पना और अपनी इच्छाओं के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से विचार कर सकते हैं और इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो कल्पनाओं के माध्यम से होता है। स्वैली चिंतन एक प्रकार की काल्पनिक होता है, वास्तविक और व्यवहारिक रूप से नहीं होता है, केवल काल्पनिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण है? रियलिस्टिक थिंकिंग का उदाहरण कौन कौन सा है? देखो कौन कौन से थे। रियलिस्टिक यथार्थवादी चिंतन मैंने आपको कितने प्रकार के बताया था? 3 प्रकार के। उसमें कौन कौन से थे? जो एक बचा वो नहीं होगा। क्या अभिसारी चिंतन था? बिल्कुल, यथार्थवादी में अभिसारी चिंतन था। क्या सृजनात्मक था? बिल्कुल था। क्या आलोचनात्मक था? बिल्कुल था। लेकिन स्वैली चिंतन तो अलग भी था। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, श्याम प्रत्येक वस्तु में उसके गुण दोष देखता है। गुण दोष देखने का मतलब क्या हो गया? आलोचनात्मक चिंतन। यानी क्या हो गया? गुण दोष देखने का मतलब हो गया आलोचनात्मक चिंतन। एंड द लास्ट फाइनल क्वेश्चन कि 10 में से 4 घटाने का काम करता है। तो इसमें से राम समस्या, इस क्वेश्चन का आप दोगे का आंसर कमेंट में आंसर दोगे। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाता है, इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा मैं वहीं पे आपका जवाब दूंगा। ओके, तो ये आपका चिंतन, कल्पना और तर्क टॉपिक हो गया पूरा। मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। देखते हैं तब तक के लिए वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।